आप सभी को नमस्कार। अपनी स्मरण शक्ति पर जरा दबाव डालिए और याद करने की कोशिश करिए कि क्या सन 2019 से पहले आपने कभी वक्फ एक्ट का नाम सुना था। इसके नियम क्या हैं, इसकी धाराएं क्या हैं, ये विषय छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस एक्ट के बारे में सुना था? यदि आप कानूनविद नहीं हैं, आप संविधान के ज्ञाता नहीं हैं, तो आप में से ज्यादातर साथियों का ये जवाब होगा कि नहीं, शायद नहीं सुना था। क्यों नहीं सुना था? इस एक्ट में आखिर ऐसा क्या था जिसे इतना गोपनीय रखा गया? मैंने एक बड़े वकील को यह कहते हुए सुना कि वक्फ एक्ट विधि के छात्रों को, यानी कि लॉ स्टूडेंट्स को भी नहीं पढ़ाया जाता था, यह उनके सिलेबस में नहीं था। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता, लेकिन इतने बड़े वकील अगर ये बात कह रहे हैं तो निश्चित रूप से विषय गंभीर है। आप सभी को पता है, अब से कुछ 2-4 दिन पहले भारत की संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित हुए हैं। भारत की महामहिम राष्ट्रपति ने इस अधिनियम पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं और अब ये संशोधन अधिनियम आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से कानून का रूप ले चुका है। लेकिन इस कानून को पास करने से पहले एक जेपीसी बनाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। इस कमेटी में पक्ष विपक्ष के दोनों के सांसद थे, हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। उन्होंने आपस में खूब चर्चा की, समर्थन किया, विरोध किया, सुझाव दिए, झगड़े किए। ये कमेटी देश के कई हिस्सों में गई, वहां भी सभी पक्षों से मिली, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी आपत्तियां सुनी, उनके समर्थन सुने, सुख दुख सुने। इस कमेटी ने भारत के आम नागरिकों से भी सुझाव आमंत्रित किए। यदि आपको याद हो तो एक अभियान चलाकर मेल भेजा जा रहा था इस कमेटी को। लाखों और करोड़ों की संख्या में इस जेपीसी को मेल प्राप्त हुए। इतने प्राप्त हुए कि कमेटी ने लिखित में यह कहा कि हमें पर्याप्त सुझाव मिल चुके हैं, अब आप सभी और सुझाव ना भेजें। फिर कमेटी ने यह रिपोर्ट बनाकर भारत की कैबिनेट को सौंपी। भारत की कैबिनेट ने इस पर मुहर लगाई, इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया। फिर लोकसभा में इसमें रात भर बहस हुई, फिर वोटिंग हुई और लोकसभा से यह बिल पास हुआ। अगले दिन यह बिल राज्यसभा में पेश किया गया, वहां भी आधी रात तक बहस हुई, वोटिंग हुई, यह बिल राज्यसभा से भी पास हुआ और अंततः कानून बन गया। लेकिन इस सारी बहस के दौरान मैंने 2 चीजें नोटिस की। पहली ये कि पक्ष के जो सांसद थे, जो इस बिल के समर्थन में थे, वो ज्यादा मुखर थे, वो ज्यादा तथ्यों के साथ बोल रहे थे, ज्यादा उत्तेजित होकर बोल रहे थे और उनमें आत्मविश्वास था। जबकि विपक्ष के जो सांसद थे वो बिल पर बात करने की जगह इधर उधर की बात कर रहे थे और इस मुद्दे से बच रहे थे। अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर चर्चा करने लगे। राहुल गांधी ने एक शब्द नहीं बोला और मुस्लिम बहुल लोकसभा क्षेत्र वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी तो इस बहस के दौरान अनुपस्थित ही रह गई। उनके केरल के सहयोगी मुस्लिम लीग ने इस पर घोर आपत्ति जताई और बहुत नाराजगी जताई कि उनकी प्रतिनिधि प्रियंका गांधी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए इतने महत्वपूर्ण बिल पर बोलने की जगह संसद से अनुपस्थित रही, उन्होंने वोट भी नहीं किया। जो मैं कह रहा हूं उस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस बिल से जुड़े हुए, लोकसभा में बहस से जुड़े हुए जितने भी मीम्स, रील्स और वीडियो वायरल हैं, उन सभी में आपको अनुराग सिंह ठाकुर, राधा मोहन अग्रवाल, तेजस्वी सूर्या, श्रीकांत शिंदे और भारत के गृह मंत्री
अमित शाह जी के चेहरे देखने को मिलेंगे, जबकि विपक्ष की ओर से ऐसी कोई भी वीडियो या रील आपको वायरल होते नहीं दिखेगी। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की कि इस कानून में अंतिम संशोधन सन 2013 में किया गया था। उस समय मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, चुनावी साल था, भारत की राजनीति में गहमा गहमी थी। नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुकी थी भारतीय जनता पार्टी, जो उस समय का मुख्य विपक्षी दल था। लेकिन 2013 में हुई ऐसी कोई बहस मुझे याद नहीं आती। मेरी भी आयु ठीक ठाक थी, मैं राजनीतिक रूप से उसमें जागरूक भी था, लेकिन मुझे कोई बहस नहीं याद आती, मुझे कोई किसी वक्ता का कोई वक्तव्य याद नहीं आता जिन्होंने इस बिल के संबंध में दिया हो। ऐसी कोई बड़ी खबर बनती हुई भी मुझे याद नहीं जिसे न्यूज़पेपर्स ने और मीडिया चैनल्स ने बहुत हद तक जाकर कवर किया हो और वो एक खबर बनी हो। जबकि चुनावी वर्ष था, ये एक चुनावी मुद्दा होना चाहिए था, पर किसी भी पार्टी ने, किसी भी पक्ष ने, किसी भी समाज ने, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू समाज हो, उसने इसे मुद्दा नहीं बनाया। और 2014 के चुनावों में वक्फ का मुद्दा गायब था। ऐसा क्यों हुआ? आपको मैं बता दूं, सन 1954 में नेहरू ने वक्फ एक्ट बनाया था और तब से इसमें 3 प्रधानमंत्रियों ने संशोधन किए। सन 1995 में पीवी नरसिम्हा राव ने इसमें संशोधन किए, सन 2013 में मनमोहन सिंह जी ने इसमें संशोधन किए और अब सन 2025 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इसमें संशोधन किए। लेकिन जितनी चर्चा 2025 के संशोधन पर हुई, जितना हो हल्ला, शोर शराबा, आंदोलन, विरोध प्रदर्शन 2025 में हुए, उतने 2013 और 1995 में क्यों नहीं हुए? ये एक प्रश्न का विषय है। सन 1995 और 2013 में इस बिल पर इतनी अधिक चर्चा इसलिए नहीं हुई क्योंकि तब वक्फ की शक्तियां बढ़ाई गई थी। तब उन्हें ये शक्तियां, नाजायज शक्तियां दी गई थी कि वो देश की किसी भी संपत्ति को, चाहे वो किसी व्यक्ति की हो, किसी संस्था की हो या भले ही सरकार की हो, उस पर वो अपना दावा कर सकती थी। और इसीलिए यह बिल इतने गुप्त रूप से बहुत ही कम चर्चा के साथ पास हो गया। और शायद तब उस समय का मुख्य विपक्षी दल भी संशय में था कि क्या जीत के लिए मुस्लिम वोटों की आवश्यकता होगी, और शायद इसीलिए तब इस बिल पर इतनी बात नहीं हुई। लेकिन जाहिर सी बात है, 2014 और 2019 के चुनावों के बाद सत्ताधारी दल को यह आत्मविश्वास हुआ कि बड़े स्तर पर मुस्लिम वोट ना मिलने के बाद भी चुनाव जीते जा सकते हैं, और इसलिए इस सत्ताधारी दल ने इस वक्फ एक्ट के मुद्दे को एक मुख्य विषय बनाया और अंत में इसे परिणाम तक पहुंचाया। आप जरा अंदाजा लगाइए, इस देश में सेकुलर कहे जाने का डर कितना अधिक है कि हिंदू समाज, जिसकी संपत्तियां, क्रिश्चियन समाज जिसकी संपत्तियां, सिख समाज जिसकी संपत्तियां दावे में आ सकती थी इस बिल के कारण, वो भी चुप रहे। उन्हें भी डर था कि उन्हें सांप्रदायिक न बोल दिया जाए। सबको सेकुलर बने रहना था, चाहे उसकी कीमत कितनी भी बड़ी चुकानी पड़े। आप इस बिल की भीषणता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि सन 2012 में वक्फ के पास 33,700 संपत्तियां थी और कुल 54,000 एकड़ जमीन थी, जो कि लगभग 80 बीघे के आसपास बनती है, 80,000 बीघे के आसपास बनती है। और 10 साल बाद 2024 में
वक्त के पास 8,70,000 संपत्तियां थी और 9,40,000 हेक्टेयर जमीन थी, यानी कि लगभग 38 लाख बीघे जमीन थी। 10 सालों के भीतर भीतर वक्फ की संपत्ति 80,000 बीघे से बढ़कर 38 लाख बीघे हो गई, सिर्फ इस कानून की वजह से। भारत में सेना और रेलवे के बाद वक्फ भारत का तीसरा सबसे बड़ा लैंड होल्डर बन गया, सिर्फ 2013 के संशोधन के कारण। 2013 के उस एक्ट की धारा 40 के अनुसार वक्फ भारत की किसी भी संपत्ति के ऊपर अपना दावा कर सकता था। और जब ये बात विपक्ष के सांसदों द्वारा रखी गई कि कोर्ट में इन दावों के खिलाफ जाया जा सकता है, तब भारत के गृह मंत्री ने, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर यह बयान दिया कि ये मुकदमे सिविल में न जाकर रिट के माध्यम से जाते हैं और 90% मामलों में यह फैसला वक्फ के पक्ष में ही जाता है। यदि ट्रिब्यूनल ने, जो इन मामलों की सुनवाई के लिए वक्फ का ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उस ट्रिब्यूनल ने यदि यह कह दिया कि यह संपत्ति वक्फ की है, तो इस बात की 90% संभावना है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी उस संपत्ति को वक्फ का मानेंगे। भारत में हिंदू समाज को सेक्युलरिज्म की घुट्टी ऐसी पिलाई गई है कि उसे दिखाई और सुनाई देना बंद हो चुका है। उसकी आंखें और उसके कान ठीक से काम नहीं करते। कमाने, खाने और आराम से रहने की इस प्रवृत्ति ने हमारी चमड़ी इतनी मोटी कर दी है कि हमें किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे इतिहास में लिखा गया है कि भारत की सीमाएं अटक तक, यानी कि पाकिस्तान के सिंध तक है। हमने पाकिस्तान खोया, हमने गिलगित बल्टिस्तान खोया, हमने आधे से अधिक कश्मीर खोया, हमने आधे से अधिक पंजाब खोया, हमने आधे से अधिक बंगाल खोया, और अब भी हम चेत नहीं रहे हैं। अब भी हम अपनी जमीनें खोते जा रहे हैं लगातार। हम न अपनी संपत्ति की रक्षा कर पा रहे हैं, न हम अपने मंदिरों और धर्मस्थलों की रक्षा कर पा रहे हैं, न हम अपने जुलूसों और शोभा यात्राओं की रक्षा कर पा रहे हैं। और सबसे शर्म की बात यह है कि अब हम अपनी बेटियों की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हम सभी को राजनीतिक रूप से और भी संगठित होने, सक्रिय होने और सही दिशा में चलने की जरूरत है। इस सारे परिदृश्य में हमारे लिए अच्छी बात सिर्फ एक है कि हमारे पास अब भी एक अंतिम अवसर है, और यदि हमने इस अंतिम अवसर का लाभ नहीं उठाया तो जिस प्रकार से भारत की जनसांख्यिकी, डेमोग्राफी जिस तेजी से बदल रही है, हमारे लिए आने वाला समय संकट काल होगा। हमें अभी चेत जाने की आवश्यकता है, संभल जाने की आवश्यकता है। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो इन विषयों पर चर्चा करिए, लोगों से बात करिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट करिए, वीडियो रिकॉर्ड करिए, लोगों को जागरूक करिए, और आपके पास इस वीडियो को शेयर करने का भी विकल्प है। यदि यह वीडियो आपने यहां तक देखी है तो आपके बहुमूल्य समय के लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और आशा करता हूं कि इस वीडियो में कही गई बातों को आप आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।